दोनों ही राज्यों में किस तरीके से विकास की गति को रफ्तार दी जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या चैलेंजेस सबके सामने आते हैं और क्या संभावनाएं दिखती हैं, उन सभी पर काम करा जाए। इसी को लेकर आज इस खास कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर से हुई है कि कैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकारें किस तरीके से इस दिशा में काम कर रही हैं। और इसी के साथ साथ जो खास पैनलिस्ट आज हमारे साथ बैठे हैं वो यही बता रहे हैं कि सफलता का मूल मंत्र क्या है और कैसे सफलता के लिए आगे काम किया जाए, सफल होने के लिए किस दिशा में काम किया जाए। इस पैनल का मकसद यही है और अगले पैनल को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी सहयोगी प्रिया और शिवांगी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दोनों प्लीज मंच पर आ जाएं। प्रिया, शिवांगी। और हमारे जो अगले पैनल हैं उनमें सबसे पहले पैनलिस्ट मिस्टर एस.एन. मालवीय जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। डायरेक्टर हैं एल.एन. मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के। एस.एन. मालवीय जी, आप प्लीज मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे एस.एन. मालवीय जी का और किस तरीके से एल.एन. मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड काम कर रहा है और किस तरीके से सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है, आपको एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से दिखाते हैं। साल 1999 से एल.एन. इंफ्रा ग्रुप्स की बागडोर संभाल रहे डॉक्टर एल.एन. मालवीय आज कंपनी के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। खंडवा जैसे छोटे तबके से अपने संघर्षपूर्ण जीवन की शुरुआत कर इन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की हैं। आज डॉक्टर मालवीय टीम लीडर के अव्वल गुणों के साथ साथ ऊंचे दर्जे पर बड़ी टीम को संभालने का अनुभव रखते हैं। बिल्डिंग स्ट्रक्चर और वाटर सप्लाई परियोजना के अलावा राजमार्ग और सड़क निर्माण की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी डॉक्टर मालवीय की टीम ने सफल अंजाम तक पहुंचाया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भी डॉक्टर मालवीय सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय नजर आए। युवा उद्यमी डॉक्टर एल.एन. मालवीय आज अपनी साधारण जीवन शैली से कई युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। जोरदार तालियां एस.एन. मालवीय जी के लिए। और अगले पैनलिस्ट को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर असलम खान जी, प्लीज आप मंच पर आएं। डॉक्टर असलम खान जी चेयरमैन हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर से और किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं ऑडियो विजुअल के माध्यम से। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर असलम खान जी के लिए। नेशनल मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एम असलम खान ने अपनी मां को बीमारी के चलते बहुत ही कम उम्र में खो दिया था, जिसके बाद उन्हें रोग मुक्त समाज की प्रेरणा मिली। स्वस्थ समाज की स्थापना करने के लिए इन्होंने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। हालांकि अपने चिकित्सा अभ्यास के दौरान इन्होंने महसूस किया कि देश के चिकित्सा क्षेत्र को उत्थान के लिए युवाओं की शक्ति की आवश्यकता है। यही कारण था कि इन्होंने राष्ट्रीय चिकित्सा सामुदायिक कॉलेज यानी एनएमसी का निर्माण और विकास किया। आज इनके माध्यम से युवाओं को मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और देश के युवा एक आदर्श समाज का साक्षी बन रहा है। तो तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर असलम खान जी का। और इसी कड़ी में हमारे अगले पैनलिस्ट को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर समीर भाटी जी, प्लीज आप मंच पर आएं। डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तो हमारे तीन पैनलिस्ट इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और किस तरीके से डॉक्टर समीर भाटी ने अब तक कार्य किया है मेहनत के साथ और कैसे सफलता के नए आयाम स्थापित किए हैं, म्यूजिक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं।
तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड पैनल की आपकी जोरदार तालियों के साथ। ओवर टू यू प्रिया। बहुत धन्यवाद पूजा। और ये जो तीनों खास मेहमान, एक बार फिर से आप तीनों का बहुत स्वागत। और बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब हम किसी भी देश, किसी भी प्रदेश के विकास की बात करते हैं तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है और आप तीनों उसी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक बार ज़ोरदार तालियां तीनों खास मेहमानों के लिए। और सबसे पहला मेरा सवाल SN मालवीय जी आपसे, किसी भी देश, किसी भी प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, और इसके लिए सरकार की ओर से तमाम तरह की कोशिशें होती हैं। अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग संगठन, अलग अलग माध्यम से हम देखते हैं कि कोशिशें की जाती हैं। अभी तक चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश की, चाहे हम बात करें छत्तीसगढ़ की, चाहे हम बात करें देश की, मौजूदा स्थितियाँ, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, किस तरीके से आप पाते हैं? आप प्लीज़ माइक ऊपर कर लेंगे। अभी प्रेजेंट में तो सरकार ने इतने ज़्यादा वर्क निकाले इंफ्रास्ट्रक्चर में कि बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। पिछले 10-15 सालों के कंपैरिजन में अभी जो प्रोग्रेस चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, वो अच्छी खासी स्पीड में चल रही है। पहले एक जनरल अपन देखे कि हमको 200 किलोमीटर इंदौर से भोपाल ही जाना था तो 6-6, 7-7 घंटे लग जाते थे। अब बड़ी मुश्किल से 2.5-3 घंटे में ईजिली पहुँच जाता है। तो आप देखिए कि एक तरह से जो समय बचा, वो समय ही एक तरह से मनी की तरह हो गया है। सभी का मतलब टाइम बच रहा है, मतलब पैसा बच रहा है, और सभी गांव-गांव तक मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी काफ़ी अच्छे लेवल पे चला, प्रदेश में भी चला और पूरे देश में चला। तो सरकार ने अभी बहुत अच्छा काम किया है, और आगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने ज़्यादा काम होना है कि वाटरवेज और बाकी रेलवे और जल जीवन मिशन और काफ़ी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। बिल्कुल। सर, असलम जी से सवाल था मेरा। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, आप नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, और देखने वाली बात यह है कि बीते दिनों कोविड काल में हमने देखा किस तरीके से लोग आयुर्वेदिक की तरफ से प्रेरित होते जा रहे हैं। तो देखने वाली बात यह है कि आप जिस तरीके से कोर्सेज करवाते हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, और आयुर्वेदिक के लिए आप लोगों को किस तरीके से प्रेरित करते हैं? देखिए, आयुर्वेद तो समझ लीजिए हमारी माँ है। और मुझे एक बात और भी याद आ गई, क्योंकि मैं भोपाल 2005 में गया था। बाबूलाल गौड़ जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम रखा था। उसके बाद अपने घर ले गए, तो उन्होंने सामने एक जगह दिखाई, देखो डॉक्टर असलम, ये सामने जो है, यहाँ मैं 50 पैसे या शायद 2 रुपये रोज़ पे मैं नौकरी मजदूरी करता था, आज मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर हूँ। तो उन्होंने बातों बातों में मुझसे कहा कि आप जो प्रैक्टिस करते हैं, मैंने तकरीबन 7-8 लाख मरीज़ देख चुका हूँ, तो आप अगर आयुर्वेद में आ जाएं तो कितना अच्छा रहे। तो मैं बहुत दिन से परेशान था कि एलोपैथिक में दवाई हम देते हैं, एक मरीज़ ठीक करते हैं, लेकिन दूसरी बीमारी से ठीक हो जाती है, दूसरी बीमारी से हो जाती है। तो आमतौर से ये टॉक्सिसिटी या पॉइजनस सब्सटेंस हमारे बॉडी में जो है एलोपैथिक से या डेरिवेटिव केमिकल से या प्रिजर्वेटिव से जो आ जाते थे, या लाइफ स्टाइल हमारी ऐसी हो गई है। तो ये मुझे आज फिर याद आ गया बाबूलाल गौड़ और भोपाल का वो सफ़र, कि आज दोबारा से इत्तेफाक से मैं उसी वहाँ भोपाल का वो मंज़र मुझे याद है, लेक के सामने उनका मकान था। तो बहुत अच्छा लगा। तब से मैंने फिर अपने आप को, अपनी दिशा को चेंज करना शुरू कर दिया। तो मैं एलोपैथिक दवा देने कम कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता आयुर्वेदिक पे आया, और इस तरह से ये बात फैलती गई। हम लोग लंदन गए, वहाँ की जो एलिजाबेथ हैं वो भी नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट करती हैं। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ हमें, और लोगों ने, हमारा लाइव टेलीकास्ट आया वहाँ के टीवी पर। उसके बाद में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने हमें, जो मैक्सिको यूनिवर्सिटी है, उन्होंने फिर नेचुरल साइंस में तो उन्होंने हमें डॉक्टरेट की डिग्री दी। तो अब मैं टोटली, चाहे वो मतलब बिना मिनिमम मेडिसिन और मैक्सिमम रिलीफ, ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है जो हमें आज से नहीं, तकरीबन 10,000 साल से धन्वंतरी से मिला। तो आज हम बड़ा गर्व होता है कि दुनिया का सबसे पहला चिकित्सक जो है वो भारत का ही। इस पर जोरदार तालियां ज़रूर बजनी चाहिए। और सर, सबसे बड़ी बात है जिसका आपने जिक्र किया कि आयुर्वेदा पर सबका यकीन होता है। पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन एक भरोसा ज़रूर रहता है कि हम आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी बात है। समीर भाटी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। स्टार इमेजिंग एंड पैथलैब्स प्राइवेट लिमिटेड, लगातार आप कार्य कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर भी आपका फोकस रहा है। अभी तक
आप इस फील्ड में क्या कुछ देखते हो, और ख़ास तौर पर जब मैं मेंटल हेल्थ की बात करती हूँ तो बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर अक्सर बातें नहीं होती हैं। हम तमाम हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं, अलग अलग हम टेस्ट करवाते हैं, लेकिन जब मेंटल हेल्थ की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम इसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपका फोकस इस पर है। कितना इंपॉर्टेंट, कितना ज़रूरी आप इसे महसूस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर हम इस बार के हेल्थ बजट की भी बात करें तो इस बार के हेल्थ बजट में मेंटल हेल्थ को स्पेसिफिकली एक अलग जगह दी गई है। ज़्यादातर हम हेल्थ बजट में देखते थे इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज़ों को इस तरह से अलग स्थान, बट सरकार ने भी इस तरफ इस बार ध्यान खिंचवाया है कि मेंटल हेल्थ के बारे में अगर हम बात करें तो स्पेशली लॉकडाउन के समय में हमें ये एहसास हुआ कि वो हमारे लिए कितना ज़्यादा, और ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलरली किसी एक सेगमेंट को अफेक्ट कर रही है, वो हमारे सभी सेगमेंट को, चाहे उसके अंदर हमारे बच्चे हों, चाहे हमारे यूथ हों, चाहे हमारी एल्डरली पॉपुलेशन हो, सभी को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट किया है। स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब का एक एनजीओ भी है स्टार फाउंडेशन के नाम से, स्पेसिफिकली वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर भी काम करता है। और जिस तरह से इस बार हमने हेल्थ बजट के अंदर भी देखा कि हमारे जो वेलनेस सेंटर्स हैं, जैसा अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि हम ओवरऑल हॉलिस्टिक हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो जब हम हॉलिस्टिक हेल्थ के ऊपर बात करते हैं तो जो मेंटल हेल्थ है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दवाइयों का एक कुछ काम रहता है, बट उसके अलावा जो पेशेंट है उसका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा काम करता है। आपने ऐसा सुना भी होगा और देखा भी होगा, और हम भारत में तो देखते भी हैं कि पेशेंट कई बार कोई सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाकर वहाँ पर ठीक नहीं होता, पर उसको लगता है कि उसके गांव में कोई एक वैद्य है और वो उससे दवाई लेता है और वो ठीक हो जाता है। तो वो क्या है स्पेसिफिकली, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वजह से मुझे जहाँ तक लगता है, और हम देख भी रहे हैं स्पेसिफिकली हमारे जो शहर हैं, शहरों के अंदर अगर हम देखें तो बाकी जिस तरह से हमारा डिजीज़ का ग्राफ है, उस तरह से जो हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो स्पेसिफिकली हमारी एनजीओ इसके ऊपर काम कर रही है, और ऐसे हम जो वेलनेस सेंटर है सरकार के साथ भी मिलकर उन वेलनेस सेंटर्स के अंदर हम स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को किस तरह से एड्रेस कर सके, उन चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बेहद ज़रूरी हो जाता है जब मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो लोग कहते हैं कि दिखती नहीं है। कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपको कुछ दिख तो नहीं रहा है, तो हुआ क्या है, दिक्कत क्या है। परेशानी वहीं से शुरू होती है जब उसका डायग्नोसिस होता है, उसके बाद ही जाके उसका हल निकल पाता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है सर। मालविया जी, आपसे सवाल था सर, आप 10 साल से लंबा समय हो गया है आप इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं। लंबे समय के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके का बदलाव आपने देखा है एक दशक में, उसमें आपका क्या मत है? मैम, इसमें तो क्या था कि मेरे बड़े भैया हैं एल मालविया जी, उन्होंने 99 से बेसिक लेवल से मतलब एक सर्वे से स्टार्ट किया था, रोड के सर्वे से काम चालू किया था। फिर धीरे धीरे सर्वे करते करते फिर उन्होंने प्रोप्राइटरशिप एक फर्म बनाई, फिर उसको फर्म को ही फिर और आगे वर्क करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई जो एल मालविया प्रोजेक्ट। आज उसका 200 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। और उसके साथ साथ फिर जितने भी कलीग्स थे, क्लासमेट्स थे, वो सभी लोगों को भी साथ में लेके आए, और आज एक बहुत बड़ा ग्रुप फॉर्म हो गया है। और सरकार की तरफ से भी वर्क अच्छे आ रहे हैं, नए नए ऑप्शन मिल रहे हैं, और बड़े अच्छे से काम चल रहा है, और हमारा कारवा पूरा बढ़ता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। आज के समय में कि पूरे 27 स्टेट्स में अलग अलग वर्क है, NHI मिनिस्ट्री, PWD, स्टेट गवर्नमेंट और अलग अलग डिपार्टमेंट के, और अलग अलग फील्ड में भी वर्क चल रहा है। कहीं वाटर सप्लाई का वर्क चल रहा है, कहीं बिल्डिंग के आर्किटेक्चर डिज़ाइन, और ऐसे जो जितने भी गवर्नमेंट वर्क हो रहे हैं, PMC वर्क। और अभी जैसे हमने गंगा एक्सप्रेसवे का डिज़ाइन वर्क पूरा किया, जिसके कि अभी बिड वगैरह लगे हैं, और वो भी दो साल में बन के कंप्लीट हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में हमारा जो DPR वर्क चल रहा है चंबल एक्सप्रेसवे पे चल रहा है, इसके अलावा फिर पुणे बेंगलोर पे चल रहा है। तो ये बड़े बड़े ये जो एक्सप्रेसवे आ रहे हैं, इससे देश को भी काफ़ी बेनिफिट होगा, और हर मतलब गरीब से लेके अमीर तक हर पर्सन को उसका बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा। समय बचेगा, व्यापार बढ़ेगा, आसपास गांव-गांव तक जो कनेक्टिविटी होना चाहिए वो बड़े अच्छे से मिल पाएगी। बिल्कुल, और कहते भी हैं कि सड़कों से सिर्फ लोग या फिर गाड़ियां नहीं चलती हैं, सड़कों से विकास चलता है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो चलती हैं, वो दूर दराज लोगों तक पहुंचती हैं। असलम से मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि इससे पहले शिवांगी ने जब आपसे सवाल पूछा तो आपने बताया कि किस तरीके से इंटरनेशनली आप आगे बढ़ रहे हैं, और नेचुरोपैथी को लेकर जो एक्सेप्टेंस है वो भी अब देखने को मिल रही है। सर, कोरोना के काल में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, हमने खुद को महसूस किया कि हमारा शरीर कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी हिफाजत हम सभी की जिम्मेदारी भी बन जाती है।
इम्यून सिस्टम को लेकर, इम्यूनिटी को लेकर कोरोना में हमने देखा कि बहुत ज़रूरी है कि आप इम्यून सिस्टम को मजबूत करो, वरना कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आयुर्वेदा कितना बेहतर जरिया साबित हो सकता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए? देखिए, हम 1980 में हमने मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया था, और वो वर्ल्ड लेवल पे उसमें हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में मैगजीन भी निकलती थी MWS टाइम से। हम उस वक्त से ही इम्यूनिटी पर जोर दे रहे हैं, और लास्ट ईयर भी 30 मार्च 2020 में 21 में सॉरी, जो हमारे मनोज सिन्हा है गवर्नर का कश्मीर, जम्मू कश्मीर के LG, तो उन्होंने हमें बुलाया था, और वो चाहते हैं कि कश्मीर में, चूंकि मेरा सर आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड, मैं रुड़की से पैदा हुआ हूँ, तो मुझे प्रकृति से बचपन से ही प्यार है। मैं रात को या सुबह जल्दी 4 बजे 3 बजे उठ करके, नदी है, गंगा है हमारे घर के पास, मैं जाया करता था, वहीं नहाता था। तो मुझे बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन मैं जानता था ज़्यादा जड़ी बूटियों को। तो फिर मैंने इस पर रिसर्च की, और उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भी आप काम करें, तो उन्होंने अवार्ड भी दिया हमें, तो अच्छा लगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों को, चूँकि अध्यात्म जो है उसकी कमी से हमारी इम्यूनिटी कम होती है, तो लोगों को अध्यात्म एलोपैथिक से नहीं मिलता। और दूसरी बात तो ये, मैं आयुर्वेद वाले, यूनानी वाले, पूरे भारत से, बाहर के लोगों से कहना चाहता हूँ, वो ये ना समझें डॉक्टर साहब हमारे पास में हैं जो लैब टेस्ट करते हैं, खून टेस्ट करते हैं, कि एलोपैथिक का विंग है ये हमारा विंग है। चाहे एक्सरे हो, चाहे ब्लड टेस्ट हो, या कोई से भी टेस्ट हो, MRI हो या अल्ट्रासाउंड हो, ये सब आयुर्वेदिक के पार्ट है। आयुर्वेदिक के 6 भाग, बल्कि इवन देन जो होम्योपैथिक है, जो डॉक्टर हेनिमेंडिस कोऑर्डिनेटर माने जाते हैं, सेम से सेम का इलाज, वो भी हमारे आयुर्वेदिक का ही एक भाग है। तो हमें बहुत गौर से अगर आयुर्वेदिक को पढ़ना होगा, और साथ साथ जितनी चीज़ें जो मॉडर्न हमें लगती हैं वो सबको अपनानी होंगी, वो हमारे ही हैं। तो इसलिए जब हम इसको अपना के चलेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी है, जैसे अब हमने हमारी NMC फार्मा इस्टेब्लिश की हमने, तो NMC फार्मा में जितने ही प्रोडक्ट बनाए हमने, वो टोटल मतलब एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट्स कोल्ड प्रोसेस से बनाए। बहुत जैसे हमने ऑयल बनाया हो, लिवर टॉनिक बनाया हो, माजून गोल्ड बनाई हो, डायमंड की माजून बनाई हो, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में हमने मतलब गोल्ड माजून, डायमंड माजून, बारासिंगा माजून, और जितनी भी माजून है, सिल्वर माजून और सी पर्ल माजून। आजकल लोग कैल्शियम की बहुत कमी होती है, डॉक्टर जाते हैं लिख देते हैं, तो हमने सी पर्ल की, यानी सच्चे जो मोती होते हैं उसकी पहचान ही होती है। उसे आप ऐसे कीजिए, अगर वो चमकते हैं समझ लिए सच्चे हैं, अगर वो नहीं चमकते तो वो झूठे हैं। ये लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है। ये आमतौर से देख लें, गले में अक्सर आप देखते हैं हमारे यहाँ लड़के पहनती हैं गले में, ये चांदी का या सोने का जो पहनते हैं, तो वो हमारे ब्लड में जाता रहता है, ये हमारे ब्लड में ज़रूरी है। तो वो अगर नहीं जाएगा हमारी स्किन के जरिए, एब्जॉर्ब नहीं होगा, आप कोई सा भी जेवर पहन लीजिए, 2-4 साल बाद तुलवाइएगा उसको, नपवाइएगा, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इसी बेस पर हमने जो है स्वर्ण भस्म की जो माजून बनाई है, सिल्वर की बनाई है, अर्जेंटन एट्रिकम हमारा एक बहुत मेन पार्ट है बॉडी का। तो उसकी कमी से बहुत से डॉक्टर के पास फिरते रहते हैं वो, और डॉक्टर कहते हैं नहीं, ये सब चीज़ें तुम्हारी नॉर्मल हैं और तुम ठीक हो, तो वो ठीक नहीं होती। तो उनको हम ये चीज़ें देते हैं तो वो एकदम ठीक हो जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा जो यहाँ पर लोग हैं, जो यहाँ से बाहर सुन रहे हैं हमें, कि वो आयुर्वेदिक को मतलब ये न समझें कि ये किसी और की है, बल्कि ये हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। हमारे घर में हमारी माँ बचपन से हमें, देखिए आयुर्वेद की चीज़, गला ख़राब हो गया तो फ़ौरन लौंग की चाय पिला दी हमें, या फ़ौरन जो है हमें आप तुलसी की चाय पिला दी। तो ये सब चीज़ें हमारे जो हैं मतलब लाइफ का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत ही गौर से मैं आपकी बात सुन रही थी, और उससे एक निष्कर्ष निकला कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में हर चीज़ कनेक्टेड है, चाहे वो माइंड हो, बॉडी हो, उसकी हेल्थ बहुत मैटर करती है, और फिर उसे ठीक करने का तरीका भी, जैसे कि आपने बताया कि 6 पार्ट्स होते हैं आयुर्वेदिक में भी। इसी को लेकर समीर सर मैं आपके पास आना चाहूँगी। माइंड और बॉडी की बात चल रही है, मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। इंसान मानसिक रूप से अगर बीमार होने लगता है तो कहीं ना कहीं शरीर पे उसका असर पड़ता ही है, दिखता ही है। आप कुछ समय पहले आप बात कर रहे थे कि रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से इसके प्रति जागरूकता फैलाई जा सकती है, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि आजकल अर्बन सिटीज़ की हम बात करें, Tier 1 सिटीज़ की हम बात करें, तो वहाँ पर ये आजकल फिर भी जागरूकता है, किसी तरीके से लोग थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। लेकिन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में अभी ये नहीं है, इतनी जागरूकता नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ तो और कम है। तो इसको किस तरीके से आप जागरूकता फैलाने के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, इवन अगर हम शहरी क्षेत्रों की भी बात करें, तो अगर मेंटल हेल्थ को लेकर उस तरह से अवेयरनेस है, पर फिर भी लोग उस चीज़ को लेकर हाइड करते हैं। और स्पेशली अगर हमने देखा पेंडेमिक के दौरान भी कि लोगों की फिजिकल इम्यूनिटी काफ़ी ठीक रही है, पर एक जो डर, एंग्जाइटी और जो फियर था, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। रही बात जो स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ हम मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें हमारे सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर, उसमें सबसे बेहतरीन मॉडल होगा पीपीपी का, जिसमें हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और जिसका बजट के अंदर भी इस बार काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया गया है। तो इसमें हमारे जो भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, उनमें जिस तरह से और प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके अंदर कि वहाँ पर डायग्नोस्टिक लैब सेटअप किए जा रहे हैं, वहाँ पर मशीनें लगाई जा रही है CT स्कैन MRI की, तो उन्हीं के साथ साथ हम इसको भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि ज़्यादातर अगर हम किसी भी ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले उनका जो है वो मूव करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरफ या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की तरफ। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमें इस तरह के मॉडल स्थापित करने की ज़रूरत है। तो इसी तरह के मॉडल्स इसी तरह के प्रोजेक्ट हम सरकार को भी प्रपोज कर रहे हैं कि एक जो हॉलिस्टिक हेल्थ की अभी बात भी कर रहे थे, और सरकार भी जैसे अभी कुछ वेलनेस सेंटर्स भी बना रही है, उन वेलनेस सेंटर में भी इस तरह के पीपीपी मॉडल्स आ रहे हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे। तो उसमें कंप्लीट हॉलिस्टिक हेल्थ, तो हॉलिस्टिक हेल्थ में हम कहीं भी डायग्नोस्टिक, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, इन सबको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ओवरऑल एक ट्रीटमेंट का ही पार्ट है सभी, जिसमें मेंटल हेल्थ भी उसका एक ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो इसी उसमें हम थोड़ा गवर्नमेंट को इस तरफ प्रपोज कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली जो बाकी ट्रीटमेंट का पार्ट है उसमें जो आपका मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाए। जिन रास्तों से, पहले जिन सड़कों से एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत वक्त लग जाता था, अब कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन एक समस्या है जो कि अमूमन पेश आती है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो हम प्रकृति को इग्नोर कर देते हैं। हम देखते हैं कई जगहों पर पेड़ों की कटाई की भी खबरें बहुत आती हैं, कई जगहों पर ऐसी तस्वीर सामने आती है जहाँ पर स्थानीय लोग विरोध भी करते हैं। ऐसे में क्या अभी मौजूदा स्थिति में ऐसा कोई प्लान नहीं कि हम अगर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम अगर विकास की बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक विकास के बारे में भी सोचें, हम ट्री प्लांटेशन के बारे में भी सोचें। इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मैम, तो उसमें हर कॉन्ट्रैक्टर के पूरे एग्रीमेंट में भी होता है कि अगर वो एक पेड़ काटेगा तो उसके एवज में 10 पेड़ लगाएगा, और 10 पेड़ अगर वो नहीं लगाता है तो उसके बिहाफ पे उनका जो प्राइस हो रहा है वो गवर्नमेंट के थ्रू रोटेट होकर वो लगेंगे पेड़। और अभी प्रेजेंट में इस चीज़ पे मतलब हर पर्सन ध्यान दे रहा है, सरकार भी एक्टिव है और वहाँ के गांव वाले भी एक्टिव है, और वो सब मिल के उसको करवाया जा रहा है। तो प्रकृति को विशेष ध्यान में रखे। और रही बात क्या हो रहा है कि कहीं जैसे कोई बेसिक झरना है, जैसे हम हिली रोड पे वर्क करते हैं, बेसिक झरना वगैरह आ रहा है, तो उसको वहाँ अगर उस हिल की कटाई वगैरह करते हैं तो उसको स्पेशल जो जियोटेक एक्सपर्ट है उसको बुला के उसको डिस्टर्ब न करते हुए उसको भी नेचुरल तरीके से कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, उस पर भी वर्क हो रहा है। और जितने भी जैसे जो फंडेड प्रोजेक्ट वाले रहते हैं, स्पेशली NHI के भी और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और NDB वगैरह, इन सभी बैंक के प्रोजेक्ट में तो वो स्पेशल जो है सोशल एक्सपर्ट, इन्वायरो एक्सपर्ट और सेफ्टी के पर्सन के मतलब इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कि मेन बेसिक पर्सन वो छोड़ देंगे पर इनसे ज़्यादा वर्क कराएंगे ताकि नेचर से कोई छेड़छाड़ ना हो सके, और उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल, और ध्यान देने की ज़रूरत भी है क्योंकि आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, और हर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं है। हम अगर सीमेंट और कंक्रीट के ही जंगल खड़े करते जाएंगे तो आगे हो जाएगा, तो ग्राउंड लेवल वाटर जो है वैसे ही कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। असलम सर, सवाल आपसे है। सर, आयुर्वेदिक की हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अब लोग आयुर्वेदिक को इम्यूनिटी बूस्टर, चीज़ों को ठीक करने के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए लंबे समय से, सदियों से चला आ रहा है आयुर्वेदिक। लेकिन सवाल ये है कि बहुत से लोगों के मन में ये मिथ रहता है कि आयुर्वेद
क्या नुकसान है? देखिए, इसको बहुत माइन्यूटली हमें स्टडी करना पड़ेगा। पहले तो मैं बता दूं, मैं 76 से प्रैक्टिस कर रहा हूं और तकरीबन 46 साल मुझे हो गए। तो मैंने शुरू में जो अभी बताया, मेडिकल वेलफेयर सोसाइटी ऑर्गेनाइज़ की थी हम लोगों ने, डॉक्टर RN बागले थे, मैं था, वो पद्मश्री थे हमारे पहले। तो हमने जब बनाई तो हमने जो 4 डेफिनेशन दी थी, WHO ने इस वक्त सिर्फ 2 दे रखी थी हेल्थ की। वो ये मानते थे जिसका ब्लड प्रेशर ठीक है, जिसका हेमोग्लोबिन ठीक है, जो खा पी रहा है वो स्वस्थ है। बाद में हमने बताया नहीं, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, जब हमने ये उन्हें लिखा, ये बताया उन्हें, तो उसको शुरू में तो नहीं माने, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वो मानते हैं कि चारों चीज़ें, और ये चारों चीज़ें जो हैं एलोपैथिक में या किसी और विधा में नहीं है, क्योंकि इसका जिक्र जो है हमारे आयुर्वेद में ही मिलता है, पुराणों में मिलता है, वेदों में मिलता है, कुरान में मिलता है। तो हमने सारी जो प्रोडक्ट बनाए अपने, वो सिर्फ इसी बेस पे बनाए हैं। चाहे वो हमारा मट सोप, मिसाल के तौर पर रामचंद्र जी जो है साबुन इस्तेमाल नहीं करते थे, मट से मिट्टी से हाथ साफ करते थे, किशन जी भी करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते थे। तो हमने जो एकदम प्योर मट सोप बनाया, एकदम प्योर हेयर ऑयल बनाया, प्योर शैम्पू बनाया एलोवेरा से। मतलब लोग बाग बाजार की चीज़ लाते हैं, बहुत पसंद करते हैं और वो एकदम साफ भी कर देते हैं बालों को, लेकिन कुछ दिन बाद बाल ही साफ हो जाते हैं। अब मेरी देखिए 68 ईयर्स की एज हो गई मेरी, तो मैं अभी भी ना कोई पेस्ट करता हूँ, दातूनी करता हूँ, और जो बाल अपना तेल है वही लगाता हूँ अपने सिर में। तो मतलब अगर आप ओरिजिनल चीज़ों पर रहेंगे और अपने लाइफ को ओरिजिनल का मतलब नेचुरल रखेंगे, उसे आप कह लीजिए हिंदू मज़हब की कह लीजिए, मुस्लिम की कह लीजिए, सारे मज़हब एक ही आइडियोलॉजी के लिए। तो वो मतलब जो आदमी नेचुरल इस पर चल रहा है, वो टोटल जो है ईश्वर की पसंद के जीवन जी रहा है। तो अगर हम समय से सोएंगे, समय से उठेंगे और समय से डाइट लेंगे, और जो विधान है कि 3 हिस्से करेंगे पेट के, उसमें से 2 हिस्से खाली रखेंगे, 1 हिस्सा गैस के लिए रखेंगे, 1 हिस्सा जो है वो पानी के लिए रखेंगे, अगर ऐसा हम चलेंगे तो बीमार होंगे नहीं। हम चाहते हैं मेडिसिन देनी ना पड़े। आयुर्वेद का तरीका है मिनिमम मेडिसिन और मैक्सिमम रिलीफ। तो ऐसा आप देखिए, च्यवनप्राश को सैकड़ों साल से लोग समझते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर है, और वो खाते हैं। तो ऐसे ही हम जो माजून हमने बनाई है, अमेरिका तक जा रही है, हर मुल्क में जा रही है, लोग मंगाते हैं। डेली मेरा लाइव टेलीकास्ट आता है तो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और उसके बाद वो। और बहुत अच्छी चीज़ भी है कि आयुर्वेद आपको ओरिजिनलिटी से जोड़ता है, जो वास्तविकता है उससे जोड़ता है। सर, मैं आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर समीर भाटी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ क्योंकि अब बहुत कॉमन हो चुका है, लोग उस तरीके से अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। हालांकि कोरोना ने हमें जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें समझाई है, लेकिन अभी भी लोग बेपरवाह बन जाते हैं, लोग ध्यान नहीं देते। उन लोगों के लिए कितना ज़रूरी है ये जानना कि आप ध्यान दीजिए, लाइफस्टाइल डिजीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ख़ासतौर पर छोटे बच्चों में। बिल्कुल बिल्कुल। भी, क्योंकि जो रूरल एरिया में है वो भी लोग अब शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं और उनको कॉपी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। जैसा हम पहले देखते थे उस तरह से डिजीज़ का ग्राफ नहीं बढ़ रहा था। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि कैसे हम डायबिटीज़ की कैपिटल बन गए हैं, कैसे हम हार्ट डिजीज़ की कैपिटल बन चुके हैं, और आप देख भी रहे हैं कि कितने हम इस तरह से यंग हार्ट अटैक और इस तरह की चीज़ें अब हम सुनना हमने शुरू कर दिया। और कोमॉर्बिड जैसा शब्द आपने पहले नहीं सुना होगा, और पेंडेमिक के दौरान कि ये भी कोमॉर्बिड, ये भी कोमॉर्बिड, मतलब ज़्यादातर सभी लोग आपको हाइपरटेंसिव मिलेंगे। बहुत सारी संख्या आपको, जिस तरह से हम जब स्क्रीनिंग करते हैं स्कूल्स में जाके, हम इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बच्चे प्री डायबिटिक, बच्चों में ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसका, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि उसमें हमारी जीवन शैली, जिसके अंदर खान पान का बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल है, जिस तरह से हमारा सोने का, हमारा उठने का, ये सब चीज़ों का इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। और अब पहले हम देखते थे कि हमारा नॉर्मल एबनॉर्मल जो रिपोर्ट्स का रेशियो रहता था, उसमें एबनॉर्मल का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हालांकि पहले हम डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ ये सब सुनते थे, पर अब हर दूसरा तीसरा पेशेंट का इंसिडेंटली वो कुछ और टेस्ट कराने आता है और पता लगता है कि उसको कैंसर, अच्छा कैंसर पूरा स्प्रेड हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम विकास की रफ्तार में इस तरह से भागते हुए जा रहे हैं। और जैसा अभी भी आपने कहा कि एक बार रुक कर थोड़ा ज़रूरी है हम इसको देखें और अपनी हेल्थ को भी थोड़ा हम ध्यान दें। इस तरफ सरकारों ने भी अभी काफ़ी ज़्यादा रुक किया, बट कहीं ना कहीं हमें थोड़ा अभी इसके ऊपर एक लगाम लेनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ ऐसी हैं जिनको समय रहते हम रिवर्स कर सकते हैं। हम टाइमली अगर उसको डायग्नोज कर सके तो बहुत हद तक हम उसको
रिवर्स कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें ध्यान देने वाले कि जितना हम बीमारी होने के बाद जो खर्च होता है, अगर उसको हम समय रहते डायग्नोज कर लें तो काफ़ी हद तक हम उस बहुत सारे बड़े खर्च को भी बचा सकते हैं। बिल्कुल। और जो बचपन में सिखाए जाते थे हमें प्रोवर्ब्स, हेल्थ इज़ वेल्थ, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, पिछले 2 सालों में मुझे लगता है कि कभी दशकों से लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन 2 साल में हेल्थ का क्या महत्व है वो ज़रूर लोगों को समझ में आया है। मालवीय सर, सवाल आपसे अब रहेगा, क्योंकि हम विकास की लगातार बात कर रहे हैं, विकास इंफ्रास्ट्रक्चर से दिखता है, सड़कों से दिखता है, लेकिन इसका रोज़गार कितना सहयोग हुआ है, रोज़गार लोगों को कितना मिला है इसके माध्यम से? अभी तक तो ये था मैम कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट चलते थे उसमें पूरे गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया दिया रहता था कि ये मान लो टीम लीडर लगना है तो इतना क्वालिफिकेशन होना, ब्रिज इंजीनियर का इतना होना, स्ट्रक्चर का इतना होना। पर अभी बीच बीच में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी वो उस प्लान को लागू कर रही हैं कि हर प्रोजेक्ट में मान लो 20% लगते हैं तो उसमें से 3 या 4% फ्रेशर जो बच्चे निकल रहे हैं उनको भी चांस दिया जाए। ऐसे ही NHI ने भी किया है और मिनिस्ट्री के भी बहुत सारे जो अलग अलग स्टेट में प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वहाँ के वो लोग उनको चांस देने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वैसे भी हम भी ट्रेनिंग बेसिस पे अलग अलग कहीं कुछ कॉलेज में कैंपस भी करते हैं या फिर इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं, तो फ्रेशर को हम इन हाउस ट्रेनिंग के बेस पे रखते हैं पहले उनको, और फिर जब उनको काम पूरा आ जाता है, सीख जाता है, तो फिर उनको फिर प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय कर दिया जाता है या फिर इन हाउस में ही वो आगे प्रमोशन पाके आगे वर्क करते हैं। और रही बात क्या हो रहा है कि जो जितने भी अभी तक क्या हो रहा था मैम कि अभी मेन जो अपना ये था महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी, नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट के मामले में बहुत पीछे थी। पर अभी प्रेजेंट में तो ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पे भी अभी पिछले कुछ सालों से, पिछले 4-5 सालों से नए DPR प्रोजेक्ट भी आए हैं और वहाँ के स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे उनको भी सुधारा जा रहा है और उनका डिज़ाइन वर्क भी हम लोग कर रहे हैं। असम सर, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपने बताया अपने अनुभवों के हिसाब से कि किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि नेशनल मेडिकल कॉलेज की जब बात होती है, आप चेयरमैन हैं सहारनपुर से नेशनल मेडिकल कॉलेज के, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी हमने देखे इस क्षेत्र में। बच्चे बहुत संशय में भी रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कैसे होते हैं इसमें? जी देखिए, मैं मिलिट्री में डॉक्टर रहा हूँ और रुड़की, सहारनपुर और सरसावा एयरपोर्ट ये मेरे अंडर में थे मिलिट्री हॉस्पिटल। तो मैंने देखा कि आजकल जैसे बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, क्या नाम लें, यहाँ दिल्ली में तो बहुत हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं होती। वहाँ टीन के शेड में इतने बड़े बड़े इलाज हो जाते थे, एलोपैथिक में भी बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते थे। आपको ताज्जुब होगा कि इतना बड़ा मिलिट्री हॉस्पिटल में हो जाता है। तो हम लोग ये कमर्शलाइज कर दिया हमने साइंस को। और यही नहीं, इवन देन इसमें हमारे जो वेस्टर्न कंट्री जिनको हम फॉलो करते हैं, लंदन, जब हम उतरे हीथ्रो एयरपोर्ट पर तो हमने देखा ऐसी बोर्ड लगे हुए थे वहाँ पर। तो एक लड़की खड़ी थी तो वो मल्टीविटामिन कैप्सूल का ऐड कर रही थी, 10-12 साल की बच्ची। तो बताइए, जब वो मल्टीविटामिन जो हम लेंगे उसमें प्रिजर्वेटिव होगा, उसमें केमिकल डेरिवेटिव होगा, और वो बच्ची कर रही है, बच्ची खुद भी लेगी और भी लोग लेंगे। लंदन की बात कर रहा हूँ मैं ये। तो मुझे एकदम हंसी आ गई। तो जब वहाँ हमारा इंटरव्यू और हमें अवार्ड देगा तो मैंने इसको जिक्र किया। वहाँ उन्होंने, जो वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने कहा हम आपकी मुलाकात अलिया बेज से कराते हैं, चूँकि वो ट्रीटमेंट इसी करती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि वहाँ के जो सुपर क्वालिटी के लोग हैं वो चाहते हैं कि नेचुरोपैथी यानी आयुर्वेदिक को अडॉप्ट किया जाए। और अब आयुर्वेदिक ने इस खास तौर से जो अब ये चला है हमारा कोविड-19 में, ये साबित कर दिया है। तो एलोपैथिक भी कहीं कहीं हर जगह जाके बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई नहीं शक, एकदम मैनेजमेंट उसमें अच्छा होता है। लेकिन मिसाल मैं दे रहा हूँ, जैसे हम सांस ले रहा हूँ मैं इस वक्त, तो जो ऑक्सीजन मेरे अंदर जा रही है वो निकल के आपके अंदर जा रही है। तो जो मेरे एल्वोलाइज हैं, जो सेल्स हैं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में चेंज होती है, वो कैसे चेंज होती है आज तक एलोपैथिक वालों को मालूम। तो स्पिरिचुअलिटी जो है वो हमारी फिर वही आती है। अध्यात्म जो है यानी कि रूहानियत जो है, स्पिरिचुअलिज्म है, जब तक वो नहीं होगा, जब तक ट्रीटमेंट। कि भारत ने पूरी दुनिया को आयुर्वेद बता दिया है, इसकी जरूरत है। स्पिरिचुअल गुरु बनना है। ये स्वामी विवेकानंद ने 1894 में ये बात कही थी कि भारत को स्पिरिचुअल गुरु बनना है, और भारत तो बन भी रहा है। गुरु बन सकता है। अभी हमारे मोदी जी जैसे वहाँ गए, उन्होंने कहा क्वाड में, जापान में, तो इसमें कोई शक नहीं, सच्चाई है कि भारत की 130 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या ये सिर्फ अंग्रेजी दवाई से नहीं बच सकती। ये जब तक हमारा जो आयुर्वेद है
ये हमारा घरेलू ट्रीटमेंट है, ट्रेडिशनल बिल्कुल, और मेडिसिन है। देखिए जब तक सबसे ये बड़ी बात ये है कि हम दुनिया को ये बता रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। डॉक्टर बिल्कुल, समीर भाटी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और वही सवाल मेंटल हेल्थ को लेकर, क्योंकि इससे पहले प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर इसकी बात चली। लोगों को पता नहीं चल पाता कि मेंटली कैसे ठीक रहें, उस हेल्थ के लिए हम क्या करें, मेंटल फिटनेस के लिए। आप हमारे स्टेज से, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज इस मंच से जो भी दर्शक देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेंटल हेल्थ के लिए इसी तरह से एक छोटी सी टिप्स ध्यान रखें कि पूरे दिन में बहुत सारी सिचुएशन आएगी, बहुत सारी बातें आएगी, तो आपका उन सिचुएशन और उन बातों में आपका कंट्रोल नहीं है, तो सिर्फ आपको अपने आप को कंट्रोल करना और सुबह की शुरुआत आपको ज़रूर ठीक से करनी है और रात को सोते समय बिल्कुल ज़रूर ध्यान में रखना है। ठीक है, सब कुछ देखिए, न्यूज़ देखिए, सारी चीज़ें देखिए, बट माइंड में वो सब बहुत सारा क्लटर लेके मत सोइए। तो इन्हीं सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने मेंटल हेल्थ को भी ठीक रख पाएंगे। कि जिस तरह से हम ग्राफ देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारी बीमारियाँ साइकोसोमेटिक है, जो कि दिमाग से शुरू होती है और शरीर में आती है। तो निश्चित तौर पर आपको दिमाग का अपना ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहिए और कुछ अपने माइंड को कुछ पॉजिटिव डोज भी देते रहिए। बिल्कुल, माइंड को पॉजिटिव डोज दीजिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटली फिट रहिए। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।